नमस्कार। तो आज हम जरा गहराई से समझेंगे कि असल में अमीर लोग होते कौन हैं हाँ। और वो उस मुकाम तक पहुंचते कैसे हैं। जी। क्योंकि हम सबके दिमाग में जो एक छवि है ना अमीर लोगों की, हाँ। महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, डिजाइनर कपड़े, वो ज्यादातर एक एक धोखा ही है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा मिथक है जिस पे हम सब विश्वास करना चाहते हैं। हाँ। हमें लगता है कि जो ज्यादा कमा रहा है वो अमीर है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। तो आज हमारा मकसद इसी धोखे की परतें उतारना है। हम ये समझेंगे कि असली करोड़पति दिखते कैसे हैं, वो जीते कैसे हैं और उनकी आदतें, उनकी जीवन शैली क्या है। और जो बात इसे सबसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इन करोड़पतियों में से 80% से भी ज्यादा लोग पहली पीढ़ी के अमीर हैं। अच्छा। जी। उन्होंने अपनी दौलत खुद बनाई है, उन्हें कहीं विरासत में नहीं मिली। यह हमें बताता है कि दौलत बनाना एक एक सधीवी प्रक्रिया है, कोई चमत्कार या वो लॉटरी नहीं है। चलिए तो फिर इस दिलचस्प विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि दौलत के इस खेल के असली नियम क्या हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात साफ कर लें। जब हम करोड़पति कह रहे हैं तो हमारा मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं है। हम्म। हमारा मतलब उन लोगों से है जो आर्थिक रूप से आजाद हैं। मतलब अगर वो आज काम करना बंद कर दें तो भी अपनी मौजूदा जीवन शैली को सालों तक बिना एक पैसा कमाए बनाए रख सकते हैं। सही। असली दौलत तो आजादी ही है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये आज़ादी दिखती कैसी है? क्योंकि जब मैं करोड़पति सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग में तो वही फिल्मों वाली तस्वीर आती है। हाँ, और इसीलिए वो किस्सा इतना मजेदार है। एक ट्रस्ट डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट था जो पहली पीढ़ी के 10 करोड़पतियों से मिला, हाँ, हाँ। और मीटिंग के बाद उसका दिमाग ही घूम गया। उसने कहा, ये लोग करोड़पति हो ही नहीं सकते। न ये करोड़पतियों जैसे दिखते हैं, न वैसे कपड़े पहनते हैं, न वैसा बर्ताव करते हैं। और मज़े की बात तो ये थी कि शायद वो खुद उनसे ज़्यादा महँगा दिख रहा था। 35,000 रुपए से ज्यादा का सूट नहीं खरीदा। अरे वाह! और 50% ने कभी $235 मतलब कोई 20,000 रुपए से महंगी घड़ी नहीं पहनी। तो उनका ध्यान अमीर दिखने पर है ही नहीं। है ही नहीं। उनका ध्यान असल में अमीर होने पर होता है। ये तो बिल्कुल वो कहावत हो गई, बड़ी हैट पर मवेशी नहीं, बिग हैट नो कैटल। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब बहुत से लोग ऊंची तनख्वाह होने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो सारी कमाई अमीर दिखने में खर्च कर देते हैं। और असली करोड़पति चुपचाप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश करके अपनी दौलत बढ़ाते रहते हैं। इसी वजह से दौलत को आमदनी से नहीं, नेटवर्थ से मापा जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। नेटवर्थ यानी आपकी कुल संपत्ति में से आपकी सारी देनदारियां मतलब कर्ज, उसे घटाकर जो बचता है। तो हमारे पास एक डॉक्टर का उदाहरण है। उनकी सालाना कमाई थी $5,60,000 और नेटवर्थ थी 1.1 मिलियन। जी। एक मिनट, मतलब 1.1 मिलियन की नेटवर्थ तो बहुत ज्यादा है। वो तो करोड़पति हुए ना। हाँ, तकनीकी रूप से देखें तो वो करोड़पति हैं। लेकिन लेकिन अपनी उम्र और अपनी जबरदस्त आमदनी के हिसाब से उनकी नेटवर्थ 3 मिलियन से भी ज्यादा होनी चाहिए थी। अच्छा। रिसर्च की भाषा में उन्हें कहते हैं अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, UAW। UAW। आसान शब्दों में कहें तो आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया वाला मामला, बस बहुत बड़े स्केल पर। मतलब वो अपनी कमाई की क्षमता के हिसाब से दौलत जमा ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। ये UAW और पॉ का कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प लग रहा है। मतलब एक अमीर इंसान भी दौलत जमा करने में एक तरह से अंडर अचीवर हो सकता है। और दूसरी तरफ है PAW यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। PAW। ये वो लोग हैं जो अपनी उम्र और आमदनी के हिसाब से उम्मीद से कहीं ज्यादा दौलत जमा कर लेते हैं। इसका एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला भी है। क्या? किसी की भी अपेक्षित नेटवर्थ निकालने के लिए उसकी उम्र को उसकी सालाना आमदनी से गुणा करें और फिर 10 से भाग दे दें। उम्र गुणा सालाना आय भाग 10। जी। जो लोग इस नंबर से दोगुना या उससे ज्यादा अमीर हैं वो PAW हैं, और जो आधे या उससे कम वो UAW। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक मोबाइल होम डीलर बुब्बा का उदाहरण है। 50 साल के थे और सालाना $90,200 कमाते थे। तो फॉर्मूले के हिसाब से 50 गुणा 90,200 भाग 10, उनकी अपेक्षित नेटवर्थ होनी चाहिए थी $451,000। सही। लेकिन उनकी असल नेटवर्थ कितनी थी? $1.1 मिलियन। हाँ, $1.1 मिलियन, अपेक्षित से लगभग 2.5 गुना ज्यादा। वो एक जबरदस्त PAW थे। और अब इसकी तुलना एक वकील जेम्स से करते हैं, 51 साल के और आमदनी बुब्बा से थोड़ी सी ज्यादा, $92,330। जी।
तो उनकी अपेक्षित नेटवर्थ होनी चाहिए थी लगभग $470,000। लेकिन उनकी असल नेटवर्थ थी सिर्फ $2,26,511। अपेक्षित से लगभग आधी। आधी। ये तो चौंकाने वाली बात है। एक वकील जिसके पेशे को इतना प्रतिष्ठित माना जाता है, वो दौलत जमा करने में एक मोबाइल होम डीलर से इतना पीछे। ये तो हमारे समाज की पूरी समझ को ही चुनौती देता है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। फर्क पेशे का नहीं है, फर्क है मानसिकता और आदतों का। PAWS जैसे बुब्बा वो बचत और निवेश को प्राथमिकता देते हैं। वो एक मजबूत डिफेंस खेलते हैं, मतलब अपने खर्चों को बहुत सख्ती से कंट्रोल करते हैं। और UAWS? UAWS जैसे जेम्स वो उपभोग और दिखावे पर ध्यान देते हैं। वो एक अच्छा ऑफेंस खेलते हैं, कमाते अच्छा है, लेकिन उनका डिफेंस बहुत कमजोर होता है। सारा पैसा जीवन शैली पर चला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये PAWS ऐसा क्या अलग करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में? और यहीं पर सबसे बड़ा राज छिपा है, जो असल में कोई राज है ही नहीं। तो क्या है वो? एक शब्द में कहूं तो किफायती, फ्रूगल। वे अपने साधनों से बहुत नीचे रहकर जीते हैं। ये कंजूसी नहीं है, ये अनुशासन है। लेकिन एक मिनट, ये किफायती जीवन सुनने में थोड़ा उबाऊ लगता है। क्या अमीर बनने का मतलब जिंदगी के मजे लेना छोड़ देना है? कौन ऐसे जीना चाहेगा? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। ये त्याग के बारे में नहीं है, ये प्राथमिकताओं के बारे में है। अच्छा। उनकी प्राथमिकता सामाजिक दिखावे से ज्यादा आर्थिक आज़ादी होती है, और इस आज़ादी को पाने के लिए उनकी कुछ बहुत ही ठोस आदतें हैं। पहली और सबसे बुनियादी आदत है बजट बनाना। बजट? बस मुझे लगा था आपको एक गुप्त निवेश की रणनीति बताएंगे। बजट बनाना तो सबको पता है, पर करता कौन है? यही तो मिथक है। दौलत बनाने की पूरी नींव इसी बोरिंग काम पर टिकी है। आप उस पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि वो जा कहाँ रहा है। लगभग 62% करोड़पति जानते हैं कि वो हर साल भोजन, कपड़े और घर पर कितना खर्च करते हैं। वहीं ज्यादा कमाने वाले यूएस में से सिर्फ 35% ही ऐसा करते हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। यही आदत खेल बदल देती है। ठीक है, मान लिया बजट जरूरी है, और क्या है? दूसरी आदत है योजना बनाना। वे सिर्फ पैसे का बजट नहीं बनाते, वे अपने समय, ऊर्जा और पैसे को बहुत कुशलता से उन कामों में लगाते हैं जो दौलत बनाने में मदद करें। मतलब? एक औसत करोड़पति हर महीने लगभग 8 से 10 घंटे अपनी वित्तीय योजनाओं पर लगाता है। वो पढ़ता है, सीखता है, योजना बनाता है, जबकि UIWS इस पर लगभग कोई समय नहीं लगाती है। 8 से 10 घंटे हर महीने? ये तो एक पार्ट टाइम जॉब जैसा हो गया। शायद यही कीमत है आर्थिक आज़ादी की। और ये हमें उनकी तीसरी आदत पर लाता है, आर्थिक स्वतंत्रता को हर चीज से ऊपर रखना। दिखावे से भी ऊपर? सबसे ऊपर। उनके लिए समाज में अमीर दिखने जरूरी नहीं है। वे ऐसा घर नहीं खरीदते जिसके लिए उन्हें अपनी सालाना आय के 2 गुने से ज्यादा का कर्ज लेना पड़े। वे नई और महंगी गाड़ियों के बजाय भरोसेमंद पुरानी गाड़ियां चलाते हैं। और निवेश? वो अपने पैसे का करते क्या है? वो अपनी आय का कम से कम 15 से 20% हर साल निवेश करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने निवेश के फैसले खुद लेते हैं। मतलब किसी सलाहकार पर निर्भर नहीं रहते? कम रहते हैं। वो शेयर बाजार की रोज-रोज की उठापटक पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदकर उन्हें सालों साल तक रखते हैं। वो बाजार को टाइम करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि बाजार में टाइम बिताते हैं। और उनका पेशा? क्या ये सब सिर्फ डॉक्टर, वकील जैसे लोग ही कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक और बड़ा मिथक है। 2/3 करोड़पति स्वरोजगार करते हैं। उनका अपना बिजनेस होता है। अच्छा, किस तरह का बिजनेस? अक्सर वो ऐसे बिजनेस में होते हैं जो बहुत ग्लैमरस नहीं होते, जैसे कबाड़ का व्यापार, वेल्डिंग का काम, कीट नियंत्रण या सफाई सेवाएं। मतलब ऐसे काम जिनमें ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहते। सही। इसलिए इनमें प्रतिस्पर्धा कम होती है और मुनाफा ज्यादा। तो कुल मिलाकर ये लोग अनुशासित हैं, योजना बनाते हैं, किफ़ायती जीवन जीते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात लगती है। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो क्या? कई बार अमीर माता पिता अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में अनजाने में उन्हें आर्थिक रूप से अपाहिज बना देते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब बच्चों की आर्थिक मदद करना उनके लिए बुरा हो सकता है? ये तो हर माँ बाप के स्वभाव के खिलाफ है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही सच है। रिसर्च में से एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है, आर्थिक आउटपेशेंट देखभाल, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। मतलब?
मतलब आप अपने वयस्क बच्चों की आर्थिक मदद तो कर रहे हैं, पर इस तरह के वो कभी अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पाते। हमेशा आपके सहारे की जरूरत पड़ती रहती है। ये कैसे हो सकता है? अगर किसी को घर खरीदने में मदद मिल जाए तो उसे तो बचत करने में और आसानी होनी चाहिए। यहीं पर मनोविज्ञान काम करता है। आंकड़े साफ दिखाते हैं, जिन वयस्क बच्चों को अपने माता पिता से ज्यादा वित्तीय सहायता मिलती है वे कम दौलत जमा कर पाते हैं। और जिन्हें कम मिलती है? जिन्हें कम सहायता मिलती है वे ज्यादा दौलत जमा करते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, ये उपहार बचत और निवेश की जगह उपभोग को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, जैसे? मान लीजिए माता पिता ने बच्चे को एक महंगे इलाके में घर खरीदने में मदद कर दी। हाँ। अब बच्चा उस महंगे इलाके की जीवन शैली अपनाने पर मजबूर हो जाता है। वहाँ के क्लब, बच्चों के स्कूल, सामाजिक दबाव, ये सब खर्चे बढ़ा देते हैं। हाँ, वो एक ऐसी जीवन शैली में फंस जाता है जिसे बनाए रखने के लिए उसे लगातार अपने माता पिता की मदद की जरूरत पड़ती है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण और भी गहरा है। ऐसे बच्चे अपनी और अपने माता पिता की दौलत में फर्क करना बंद कर देते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि वो पैसा भी उनका ही है। बिल्कुल, वो अपने माता पिता की संपत्ति को अपनी आय का एक स्रोत मानने लगते हैं जिसे खर्च किया जा सकता है। वो अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं, ये सोचकर के जरूरत पड़ने पर माता पिता तो हैं ही। इससे कमजोर को और कमजोर करना कहा गया है। हमारे पास इसे समझाने के लिए दो भाइयों हेनरी और जोश का एक बेहतरीन उदाहरण है। जी, दोनों के माता पिता करोड़पति थे और दोनों को हर साल बराबर नकद उपहार देते थे। हेनरी एक शिक्षक थे जिनकी आय कम थी। हाँ, उन्होंने उन उपहारों को समझदारी से निवेश किया, हर डॉलर को बचाया और बढ़ाया। नतीजा, वो अपनी उम्र और आमदनी के हिसाब से एक जबरदस्त PAW बन गए। और उनके भाई जोश एक वकील थे जिनकी आय बहुत ज्यादा थी। जोश ने उन पैसों को अपनी महंगी जीवन शैली को बनाए रखने में उड़ा दिया। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, प्राइवेट क्लब, सब कुछ। नतीजा ये हुआ कि अपनी जबरदस्त कमाई के बावजूद वो एक UAW बने रहे। तो एक ही परिवार, एक जैसे उपहार, पर नतीजा इतना अलग। जी, ये साफ दिखाता है कि आपको कितना पैसा मिलता है ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप उस पैसे के साथ करते क्या हैं। हेनरी ने पैसे को एक बीज की तरह इस्तेमाल किया और जोश ने उसे ईंधन की तरह जला दिया। तो यही सबसे बड़ा सबक है। हाँ, कि माता पिता को अपने बच्चों में अनुशासन, स्वतंत्रता और कड़ी मेहनत के मूल्य डालने चाहिए, न कि उन्हें अपनी दौलत का आदी बनाना चाहिए। अनुशासन और पहल की जगह दौलत कभी नहीं ले सकती। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नाम नहीं है। नहीं, ये अनुशासन, किफायत, योजना और सही मानसिकता का खेल है। करोड़पति कोई अलग दुनिया के लोग नहीं है, वो हमारे और आपके बीच ही रहते हैं, पर उनकी वित्तीय आदतें उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग बना देती हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ एक अच्छे ऑफेंस यानी ज्यादा कमाने पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि एक मजबूत डिफेंस यानी खर्चों को नियंत्रित करने पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। वो अमीर दिखने के बजाय वास्तव में अमीर होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, उस दौलत से मिलने वाली आज़ादी पर। वे अपना पैसा उन चीज़ों पर खर्च करते हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, न कि उन चीज़ों पर जो शोरूम से निकलते ही अपनी आधी कीमत खो देती हैं। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आर्थिक सफलता का असली मतलब ज्यादा कमाना और ज्यादा खर्च करना है ताकि दुनिया आपकी सफलता देखे, या फिर इसका मतलब आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना है, भले ही इसके लिए एक साधारण और अनुशासित जीवन शैली क्यों ना अपनानी पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा।